ऑन कर ले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हमारे साथ हैं कमल रामवानी। वैसे तो कमल को मैं 2012 से जानता हूं क्योंकि हमने ग्रेजुएशन साथ में की, उसके बाद हम फ्लैटमेट्स भी थे, हम कॉलेज के समय भी साथ में रहते थे और आफ्टर कॉलेज भी 2016 में जब हम पास आउट हुए, तो उसके बाद से भी हम साथ ही रह रहे हैं एक लंबे समय से। वो अपने कुछ कामों में बिजी थे, पहले वो जब अपना कुछ काम कर रहे थे, उसके बाद 2020 में हमने चैनल साथ में स्टार्ट किया, तो तब से भी हम साथ में ही हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन आज कमल को मैं एज ए फ्रेंड यहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। आज जो मेरा इनवाइट करने का मुद्दा है वो ये है कि पिछले 6 महीनों से कमल अपने एक मिशन में लगे हुए थे और उसमें वो एक तरीके से कामयाब हो गए हैं। और वो मिशन क्या था? वो था कि उनको बैंक क्लर्क का जो पेपर था वो उन्होंने क्लियर कर लिया है। अभी आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर है उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो जो प्रोसेस होने के बाद मैं उनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया और चैनल पे उनका वेलकम करना चाहूंगा। तो वेलकम कमल। थैंक इतना यू। फॉर्मली मैंने थैंक कभी यू। आपको इनवाइट किया नहीं है लेकिन फिर भी आज करते हैं। थैंक यू। कैसा लग थैंक रहा है यू सो आपको? मच सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चैनल हमने साथ में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। और हाँ, कभी मतलब सोचा था कि सोचा नहीं था अपने कि ही इस चैनल पे आपको खुद ही इनवाइट करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हम्म, सोचा था कि पे चैनल पे खुद की एक छोटी सी जो सक्सेस है उसकी हम्म। स्टोरी मैं बाकी लोगों के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूंगा। ये सोचा नहीं था मैंने। तो थैंक यू सो मच कि हमने ये चैनल भी स्टार्ट किया और ये जो आज जो ये मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट हम पॉसिबल हो रहा है। तो कमल, चलिए बैंक की जो आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन आपकी जो पहले की जर्नी है इस बैंक की प्रिपरेशन से पहले की, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप बताएंगे स्टूडेंट्स को, तो वो अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे और जानना भी चाहेंगे लोग। तो एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो मेरी स्कूलिंग के बाद अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो मेरी बीटेक 2012 में हमने की है। और सुमित सर भी साथ में ही थे हमारे। हालांकि हमारी जो स्ट्रीम थी, हमारी जो ब्रांच थी इंजीनियरिंग की, वो अलग रही है। उसके बाद 2016 में पास आउट होने के बाद मेरा एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, इंटीरियर आर्किटेक्चर। मैं उसमें मैंने एक कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स परस्यू किया था। उसके बाद मैं उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया और 1 डेढ़ साल मैंने वहाँ पे जॉब भी करी। उसके बाद मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टार्ट कर दिए थे। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप था, मैं खुद के प्रोजेक्ट्स भी करता रहा। और 2019 लास्ट की बात है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हमको देखने को मिल गया था, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोजेक्ट्स पे फर्क पड़ रहा था। मतलब जो आए हुए प्रोजेक्ट्स थे वो भी जाने लग गए। तो 2020 के स्टार्टिंग में मैं मेरे घर पे वापस आ गया था और मैंने उस फील्ड को थोड़ा सा छोड़ दिया था एक बार के लिए। और 2020 के यानी कि लास्ट ईयर की बात है, तो मार्च के अराउंड सुमित सर और मैंने जो है हमारा ये चैनल स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो चैनल पे मेरा मोस्टली जैसे एडिटिंग वगैरह ये सब हम देख लेते थे। तो मेरा इतना वो था नहीं कि प्रोफेशन वाले फेज में जाएंगे। लेकिन क्या है कि फैमिली का देखो, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली की ये है कि हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक पॉइंट आता है जब हमको चाहिए ही चाहिए। जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रगल है, सिर्फ हमारा नहीं, फैमिली का भी, वो खत्म हो जाना चाहिए एक पॉइंट के बाद। तो उस चीज को देखते हुए मैंने, ये मान लो जुलाई में जो है फॉर्म आ गए थे आईबीपीएस के बैंक के फॉर्म, तो मैंने उनको फिल कर दिया था। फिल करने के बाद ये मान लो कि फुल फ्लैज जो मेरी प्रिपरेशन है वो मेरी अगस्त से मैंने स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। मेंस का जो रिजल्ट आया अप्रैल में, तो जो पता लगा कि जो है मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है और बैंक ऑफ इंडिया जो है मुझे अलॉट हो गया है। तो ये मतलब जो एक मोटा मोटा मेरा रहा है लाइफ का जो कहने वाला। तो एक सवाल जो सब शायद जानना चाहेंगे और मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स तो मतलब जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनका तो शायद मन में ना भी आए, लेकिन फिर भी कि सिविल इंजीनियरिंग उसके बाद एक तरीके से आर्किटेक्चर का रहा हिस्सा, आर्किटेक्चर वगैरह किया, लेकिन बाद में अचानक से एक तरह से पूरा का पूरा अपने करियर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना कि बैंकिंग एग्जाम्स को चुनना, ये कितना मुश्किल रहा और क्या सोच के आपने बैंकिंग एग्जाम्स को ही चुना? मतलब कि आप कुछ और फील्ड देखो, भी चूज कर सकते थे। तो हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो, मुश्किल तो मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो रहा है काफी। मतलब मेंटली भी ये चीज रही है मेरे साथ। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद बोलूँ तो मैंने कोर्स जो परसू किया था आर्किटेक्चर का, वो खुद की फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही किया था। इंटरेस्ट था तभी गया था उसमें।
लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं जितनी जैसी सक्सेस मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल पाई किसी भी चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन बोले या कंट्री में जो भी चल रहा है, रिसेशन मान ले तो भी माने, इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना है नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अभी डाउन है, तो उतनी सक्सेस मुझे नहीं मिल पाई जितनी मुझे चाहिए थी। तो मैं जो मेरा स्ट्रगल था वो सिर्फ मेरा नहीं था, फैमिली का भी साथ में स्ट्रगल चल रहा था। फैमिली को जो एक मेंटल रिलैक्स चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पा रहा था कि कहीं ना कहीं मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में ही। तो ये जो चीज है, ये मुझे लग रही थी कि यार ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। और उसी के साथ ही जो 2020 में लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिल्कुल खत्म। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स ही अपने आप में एक ऑप्शन बचता है। अब गवर्नमेंट में भी अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनकी साइड मेरा उतना टिल्टिंग कभी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये चीज पता थी कि फ्रेंड्स वगैरह साथ में थे जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे, उनका काफी एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ भी है। तो उनसे बातचीत करी तो पता लगा कि ये वाले जो एग्जाम्स हैं एसएससी रेलवे, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। टाइम पे एग्जाम्स होंगे नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग का था पता नहीं है। तो ओनली जो एग्जाम बचता है वो बचता है हमारा बैंकिंग एग्जाम, जो टाइमली जो टाइम पे सब एग्जाम्स कुछ करा देता है। जी हाँ। कंडक्ट भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा और ज्वाइनिंग, मतलब 1 साल के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देता है बैंक। इस कोरोना हम्म। में ही उन्होंने इतना फास्ट करवा दिया। आप ये एग्जाम्पल आप इस कोरोना में ही देख सकते हैं। मतलब इतने सारे केसेस के होते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा एग्जाम्स के प्रीलिम्स मेंस कंडक्ट करवा के टाइमली रिजल्ट, और 1 अप्रैल को जो हर साल रिजल्ट आता है, इस बार भी उन्होंने 1 अप्रैल को रिजल्ट दे दिया टाइम पे। तो यही एक रीजन था कि मैं बैंकिंग की साइड मेरा जो है टिल्ट रहा है शुरू से, कि ये बहुत स्मूथ प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस था। हम्म। एक चीज जो मुझे आपकी प्रिपरेशन में जो एक तरीके से खींचती है, हर किसी की एक जर्नी में एक स्पेशल चीज होती है, वो ये है कि आपने एक एग्जाम चुना कि ये मेरे को एग्जाम करना है। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम, आपने एक टाइम डिसाइड किया कि इतना समय है मेरे पास। उसका भी एक प्रेशर रहता है कि मेरे पास इतना पर्टिकुलर टाइम है। मतलब मान लीजिए आपने 6 महीने में किया, 6 महीने में आपने 6 महीने से भी कम टाइम दिया, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं 6 महीने में किया। तो उस दौरान एक जो मेंटली प्रिपरेशन करनी होती है खुद की कि मैं 6 महीने इसमें दूंगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, किस तरीके से उसमें सफल होने के जितने चांस हैं उससे ज्यादा असफल होने के भी चांस हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत लंबे समय से भी तैयारी कर रहे हैं, लोग 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपने वो उसको किस तरीके से एक तरीके से खुद को प्रिपेयर किया कि 6 महीने में मुझे इस एग्जाम को निकालना है, और उसके लिए क्या रिसर्च करी कि ये 6 महीने में निकल जाएगा, ये भरोसा अंदर से कैसे आया? देखिए, ये वाली बात आपकी ठीक है कि कहीं ना कहीं जो है ये मेंटल गेम बहुत मैटर करता है कि मेंटली हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, कि हम उस एग्जाम को लेके हमारी अप्रोच क्या है, हम उसको नेगेटिवली ले रहे हैं या कितना पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो अगर मैं वैसे ओवरव्यू की बात करूं इस एग्जाम की, तो मैंने मेरे फ्रेंड से वगैरह से पूछा था जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं उनसे भी, या फिर जो प्रिपरेशन वाले फेज में उनसे भी मैंने बात की थी। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है, चाहे अगर आप बैंक क्लर्क की बात करें या बैंक पीओ की बात करें, तो उतना बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। अगर आप एसएससी या फिर यूपीएससी इन एग्जाम्स की बात करें तो सिलेबस इतना वास्ट है कि आप इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते। हालांकि अगर बैंक के एग्जाम की बात करें तो सिलेबस एक एक रेंज में रहता है, जिस रेंज को आप कवर कर सकते हैं ऊपर ऊपर से। तो जो ये चीज है, ये मुझे पहले से ही पता थी कि बैंक वाले जो एग्जाम है इसका सिलेबस इतना है, इस चीज को मुझे कवर करना है कैसे भी करके। और अगर मैं ये बात करूं कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले होता है खुद का एनालिसिस करना। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको उठा के देखो आप देखो कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। अगर आपके आपसे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन अगर आप इजीली कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो ठीक हो, आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं ठीक है। आपको बस उसको पॉलिश करना है और जो मेंस लेवल है उसको टच करना है। तो ये चीज है, जो मेंटल, जो अगर मैं बात करूँ तो मेंटल जो फेज है वो मेरा क्लियर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस शुरू से एक ठीक था, उस हिसाब से मैंने आगे कंटिन्यू किया। हाँ। हाँ, एक चीज का तो आपको बेनिफिट बिल्कुल रहा होगा कि आपका बैकग्राउंड जो है वो मैथ्स का रहा है आपका, क्योंकि स्ट्रीम इंजीनियरिंग भी करी, तो मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि ये वाला फील्ड जो है स्पेसिफिकली मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, पजल्स वगैरह में भी वो मिलती है। और आपका सीबीएसई बोर्ड रहा तो उसका भी एक बेनिफिट रहा। लेकिन बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद भी ये भी बहुत सारे लोगों का है, ऐसा नहीं है। जितनी सीटें होती हैं उससे 10 गुना लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके पास हैं। वो इंजीनियर्स भी हैं, मान लीजिए बहुत सारे जिन्होंने बीएससी वगैरह मैथ्स वगैरह से करी है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स तो 10 तक की आती है, तो कोई वो इश्यू भी नहीं है। लेकिन फिर भी
जो बैंक एग्जाम में आपने चीज एक डिसाइड की होगी ना कि ये सब ठीक है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मैथ्स आती है, इंग्लिश में मेरी ठीक है, लेकिन फिर आपने जब पेपर दिया तो आपको क्या लगा कि मुझे किस चीज पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बैंक का एग्जाम क्या मांगता है और जिसको आपको बहुत जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा इस एग्जाम को जल्दी क्लियर करने के लिए? देखो, जब मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट किया पिक करना, उनको ट्राई करना, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरा मैथ्स वाला बैकग्राउंड रहा है, तो मेरी जनरली जो नॉर्मली है मैथ्स अच्छी रही, ठीक रही मतलब। और हम्म, मतलब 10 तक की तो अच्छी थी, ये बोले अगर वैसे ठीक थी, और 10 तक की काफी ठीक थी, अच्छी थी। और एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छा रहा है, सीबीएसई से रहा हूँ तो इंग्लिश अपने आप में ठीक ठाक रही है, मतलब वोकैब वाले पे काम करने की जरूरत थी। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो पता लगा कि क्वेश्चंस जो है वो डुएबल है मेरे लिए, मतलब प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात नहीं कर रहा। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे लिए डुएबल थे। मुझे जिन हम्म, चीजों पे काम करने की जरूरत थी वो थी स्पीड की, कि मैं पजल को सॉल्व कर तो पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही है, मैं पजल को सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको फास्ट कैसे करना है। अब मुझे उसी पजल को अंडर 2 मिनट या अंडर 3 मिनट्स मुझे उसको सॉल्व करना है। तो बात सारी थी स्पीड की, और स्पीड आती है प्रैक्टिस से। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई थी कि मुझे मेरे प्रैक्टिस पे काम करना है और स्पीड पे काम करना है। बाकी एक जो बेस लेवल है वो मेरा कहीं ना कहीं क्लियर है, फॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है मैथ्स वाला, इसलिए। बेसिकली आपका जो मेन जो था तैयारी में, प्रिपरेशन में, वो यही था कि आपको अपनी स्पीड को अप करना था, और स्पीड अप करने के जी। बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो दूसरी बात ये आती है कि क्योंकि आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप शुरू में तो आपका यही था, जैसे मैं आपको जानता हूँ तो मैं बता सकता हूँ, मुझे याद ही है कि पहले प्री क्लियर करना है, तो प्री ही नहीं होगा तो मेंस तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो प्री आपने की, तो आपने क्या पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी क्या मेंस के लिए? कि क्योंकि मेंस में दूसरे सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, उसके अलावा कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए भी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि वो कैसे कवर किया, क्योंकि वो भी एक लंबा है, 7-8 महीने की तो लगभग करंट अफेयर्स ही आपको पढ़नी है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 6-7 महीने का मेरा प्रिपरेशन का जो है पीरियड रहा है, अगर मैं अगस्त से मैं मेरा मानूं, अगस्त से लेके अगर जैन फेब तक की मैं बात करूं, तो ये जो 6-7 महीने का पीरियड है, इसमें ये मान लो कि मेरी जो स्टार्टिंग हुई वो प्रीलिम्स से होती है। प्रीलिम्स में माना कि बेस क्लियर है, लेकिन स्पीड जब तक नहीं होगी, मैं उस कट ऑफ तक पहुंचने में, अगर मैं क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मेरे कट ऑफ है उसको क्लियर ही नहीं कर पाऊँ। और अगर मैं हम्म, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया तो मैं प्रीलिम्स से ही अगर मैं बाहर हो गया तो रेस से ही बाहर हूँ ना, फिर तो मेरा मेंस हम्म, की अगर तैयारी मैंने पहले से की हुई है तो उसका कोई हम्म, सेंस नहीं निकलता। क्योंकि हम्म, मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए मेरा स्टार्टिंग में जो फोकस रहा वो यही रहा कि मैं कैसे भी करके प्रीलिम्स को तो निकालू ही निकालू एटलीस्ट। और सबका ये रहता है, किसी के भी अगर आप बात करोगे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट हम्म, अटेम्प्ट में सबका जो टारगेट है वो ये रहेगा कि प्रीलिम्स को तो कैसे भी करके आप क्लियर करो। मेंस कोई नहीं सोचता स्टार्टिंग, ठीक है। और हम्म। क्योंकि मेरे पास टाइम उतना था भी नहीं तो मैं मेंस को सोच भी नहीं सकता था। हाँ, जिसका दूसरा बात, अटेम्प्ट हो वो एक अलग बात है, या फिर जिसने पहले से हाँ ये सोचा कि एक बार साल भर का जिसके पास समय है, वो एक अलग हाँ, अगर बात होगी। टाइम, हाँ टाइम है, अगर मेरे पास 1 साल होता तो हो सकता है मैं करंट अफेयर्स शुरू से स्टार्ट करता और पहले से ही मैं पढ़ना मेरी स्टार्ट हो गई होती। लेकिन क्योंकि वही बात है, मेरी तैयारी का जो फेज है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, 6-7 महीने का ही ड्यूरेशन था। तो जैसे अगर मुझे पता है कि 2 महीने बाद मेरा प्रीलिम्स है, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं आता मुझे प्रीलिम्स, मेरी स्पीड अभी भी बहुत स्लो है, कर पा रहा हूँ लेकिन स्पीड स्लो है, तो मेरा टारगेट तो ये रहेगा ना कि मैं कैसे भी करके स्पीड को बढ़ाऊं, और कट ऑफ को तो एटलीस्ट प्रीलिम्स की कट ऑफ को तो मैं कैसे भी करके क्लियर करूं। मेंस उस टाइम मेरे दिमाग में था ही नहीं, मेंस की ठीक प्रिपरेशन नहीं रही मेरी। हम्म। ठीक है, ये सब चीजें तो देखो अगर बात हो गई। हम्म, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अब अगर जैसे इसी को मैं अगर अगर कंटिन्यू करूं कि आगे फिर मेंस के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि हम्म, अब बैंक में एक चीज ये होती है कि जो कि बहुत अजीब, मुझे भी खुद अजीब लगी, कि प्रीलिम्स का जो लेवल है और मेंस का जो लेवल है वो बहुत डिफरेंस है। मतलब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और आपको लग रहा है कि यार मेंस में भी कुछ कुछ वैसे ही होगा, थोड़ा सा ऊपर लेवल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेंस का लेवल ही एकदम से, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा, बहुत अलग है। हम्म, तो हुआ क्या, जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर किया, और होता यह है कि ये प्रीलिम्स के बाद मुश्किल से आपको 20-25 दिन देगा बैंक, उस हम्म, 20-25 दिन में आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो मेरे हम्म, लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो यही आई थी कि प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर हुआ, हम्म, और मतलब ये मान लो अगर मैं रिजल्ट का वेट नहीं भी करता प्रीलिम्स का, तो भी ये मान लो मेरे पास 1 महीना या 1.5 महीना, तो हम्म, 1-1.5 महीने 1.5 महीना। में मुझे मेंस, हाँ 1.5 महीना मान लो, तो 1.5 महीने में मुझे पूरा मेंस का जो
सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स हो गया, मेन तो ठीक करंट है, तो अफेयर्स ये ही है, सारे। जो कि इतना सारा करंट अफेयर्स है जिसका हाँ, मतलब। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए ये एकदम से ये मान लो बर्डन आ गया कि अब हम्म, मतलब मेरा जो रूटीन होता था डेली के, मैं 5 to 6 आवर्स देता था प्रीलिम्स की, जो मेरी प्रिपरेशन थी 5 to 6 आवर्स मान लो, उससे ज्यादा मैं नहीं देता था। और एकदम से बर्डन ऐसा आया प्रीलिम्स के बाद कि मेरा जो वो रूटीन है मुझे कम से कम 9-10 घंटे करना पड़ा, और मेरे लिए हम्म। बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ हाँ, हुआ। यही यही क्यों? चीज क्योंकि मैं मेरे को पूछना चाह रहा था आपसे कि हम्म, ठीक है, अपन ने सब कुछ सोच लिया कि आगे क्या है, किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्या है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना और पूरा स्मार्टली एग्जीक्यूट करना। बहुत लोग सोचते हैं कि 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, पेपर दिया। मतलब जैसे 60 नंबर की कट ऑफ जाती है, 50 नंबर लाने वाले बहुत होते हैं। क्यों? 50 नंबर तक शुरू के मार्क्स लाना बहुत आसान काम होता है, आगे के जो एक एक दो दो नंबर बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सोर्स को फॉलो करना है। जो आजकल क्योंकि सोर्सेज भी इतने सारे हैं ना, अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से एक ना रश हो जाता है बहुत। ऐसा लगता है कि हम्म, क्या पढूं क्या नहीं, रिवीजन नहीं हो पाता। हाँ ये तो चीजें है ना, उसको बिल्कुल। कैसे मैनेज किया वो बात, तो एग्जीक्यूशन। देखो, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक पॉजिटिवली भी ये चीज आई कि मेरे पास टाइम कम था। तो टाइम कम था तो ज्यादा सोर्सेज के लिए मैं भटक सकता भी नहीं था, सीधी सी बात हम्म, यही है। मैं मल्टीपल सोर्सेज फॉलो नहीं कर सकता था, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम्म, मेंस लेवल क्वेश्चंस हो, रीजनिंग के, क्वांट्स के, किसी के भी, या फिर हम्म, करंट अफेयर्स हो। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट ही टाइम क्योंकि कम था तो मैं ज्यादा सोर्सेज पे नहीं जा पाया। तो मुझे ये मान लो करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 महीने से मैंने नहीं किया था, पिछले 4-5 महीने छोड़ो, ये मान लो मैंने 2 महीने पुरानी मुझे नहीं आती थी। तो मैंने हम्म, क्या किया, मैंने एक कोई भी एक सोर्स जो इंटरनेट पे मुझे मिला, मैंने उसको फॉलो किया। फॉलो इन अ सेंस, उनकी जो पीडीएफ थी, जो हम्म, कंपाइल्ड पीडीएफ होती है मंथली, मैंने उन मंथली प्रीवियस 5-6 महीने की पीडीएफ को उठाया, डाउनलोड किया, और मैं भाग के मैं प्रिंट निकलवा के आया। और प्रिंट निकलवा के मतलब ये मान लो हर महीने की वो कम से कम 30-35 पेजेस की वो पीडीएफ होती थी, और काफी छोटा छोटा लिखा होता। तो आप ये मत समझिए कि वो 30-35 पेजेस पढ़ना आसान है। एक्चुअल में वो और 200 पेज की बुक है स्ट्रेटेजिकली, लगभग के मान लेते हैं। हाँ ये मान लो, तो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजी भी उसमें ये कि मुझे आज के दिन में मुझे कितने पेजेस कवर करने हैं, कि भाई आज हम्म, मुझे 5 to 6 पेजेस या 7 to 8 पेजेस करने ही करने हैं, वो वाला चीज। हम्म, और 1-1.5 महीने के अकॉर्डिंग उसको प्लान करना। और उसमें ये भी देखना कि मैं, जैसे अगर आप कल पढ़ रहे हैं तो पिछले वाले दिन के जो आपके 6-7 पेजेस थे उनको रिवाइज कर लेना प्रॉपरली। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उस पीडीएफ में से खुद के शॉर्ट नोट्स निकाल पाऊँ, वो भी नहीं था। मैं ज्यादा से ज्यादा एक पेन लेके, पेंसिल लेके मैं उस पर मार्क करता था बस, लाइन लाइन टू लाइन, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट लगता था अफेयर्स तो एक उसको ऐसी थोड़ा चीज है डार्क। ना, मतलब करंट अफेयर्स और वो जो फैक्चुअल जो वेज हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो करंट अफेयर्स है, उसको याद रखना भी थोड़ा मुश्किल काम है। उसको ऐसा नहीं इतना आसानी से याद रख लिया जाएगा। और जो लोग बहुत मुश्किल, छह बहुत महीने मुश्किल। से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो क्या है कि कनेक्ट होती जाती है एक एक चीजें, कि आज ये हम्म, इस चीज से हम्म। रिलेटेड आज भी इन्फॉर्मेशन आई है, 10 दिन बाद ये आई तो पिछली भी उससे लिंक हो गई। ये वाली जो चीजें हैं, वो टाइम मिल जाता है तो अच्छी कि बात है। मैं तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो काफी आउट ऑफ द बॉक्स या रफ रही है, ठीक है। मतलब हालांकि मैंने प्लानिंग करी है, जैसे 1-1.5 महीने का टाइम था तो उस 1.5 महीने में एकदम प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली चला हूँ। लेकिन अगर मैं उनसे कंपेयर करूं जो 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिकली बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ रहे हैं, उसको फिर रिवाइज कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मैंने वैसा नहीं किया। मैं एकदम, मेरी रॉ रही है जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन अब वही बात है, अगर किसी के पास पीरियड ही, टाइम पीरियड ही इतना है, मेरा टारगेट था कि मुझे इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मेरा नेक्स्ट हम्म, अटेम्प्ट पे मुझे नहीं जाना था, हम्म, तो इस अटेम्प्ट पे क्लियर करना है, तो मुझे रफ जो है रॉ स्ट्रेटेजी रखनी पड़ी। मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन अगर जिनके पास टाइम है, 1 साल, 1.5 साल, या इवन 2 साल, तो मैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वाले मेथड पे ना रहें। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मुझे ये अडेप्ट करनी पड़ी है स्ट्रेटेजी, अदरवाइज आप थोड़ा सिस्टमेटिकली चलें, हम्म, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, आपके पास कितना टाइम है। और आपके पास, जैसे मैं, मेरा पार्ट टाइम, जैसे हम चैनल पे भी काम करते तो पार्ट टाइम में थोड़ा वहां भी देता था, उसके हम्म, अकॉर्डिंग, उसके अलावा जो है मैं मेरे पढ़ाई भी करता था। तो वो हम्म, सारी चीजें, अब जैसे प्रीलिम्स के बाद वाला टाइम था 1-1.5 महीना, उसमें मैंने चैनल बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया चैनल पे, एकदम मैंने क्लियरली मना कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वो जो 9-10 घंटे हैं मैं उनमें पढ़ लूँ वही बहुत बड़ी बात होती है, उसमें मैं मेरे कोर्स कवर कर लूँ।
तो मैं ये बाकी लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से एकदम रॉ वाले मेथड से आप तैयारी करें, प्लानिंग प्रिपरेशन करें। सब अपना एक टाइम लेके चलें, आप एक साल का पकड़ें, अगर आपके पास उस अकॉर्डिंग मेरी जैसी सिचुएशन है तो आप मेरी स्ट्रेटेजी अडेप्ट कर सकते हैं, ये है। हाँ, सबका अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक मेथड है, उसको हिसाब से फॉलो करो हम्म, बस। बेसिक चीजें हैं, जो मैथ है, रीजनिंग है, वो तो नहीं बदलने वाली है उसको। ये तो एक बेसिक बात है कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बाकी है मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी और सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। एक ये भी चीज है कि देखिए, कितना भी सिलेबस हो, चाहे कम हो ज्यादा हो, सारे क्वेश्चन तो नहीं करने होते हैं, क्योंकि नहीं कई नहीं क्वेश्चन नहीं। ऐसे आते हैं जो कि आपको टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उतना टाइम आपको मिलता नहीं है। सेक्शनल टाइम और मिलता है बैंकिंग में, तो कि इस सेक्शन के लिए इतना ही टाइम मिलेगा, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी आपने कुछ बनाई होगी कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है। उसके बाद जो पजल वाली जो चीज़ है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी है, रेलवे है, वहाँ की जो रीजनिंग है वो अलग पैटर्न की आती है, और ये जो रीजनिंग है पजल वाली है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो उसके लिए आपने क्या, एक तरीके से आप क्या सजेशन देंगे कि उनको कैसे करें और कैसे आपने कहा? देखो देखो एनालिसिस करने का तरीका तो सबका सेम ही है कि आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखेंगे या नेट पे जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको आप उठा के देखेंगे और ट्राई करेंगे कि आपसे कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। उससे आपका लेवल तो एटलीस्ट पता चल ही जाएगा कि लेवल है वो कहाँ है, मैं स्टैंड कहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मेरे से पजल सॉल्व हो भी रही है नहीं होती, मतलब मुझे समझ में भी आ रही है, वो जो कितने एक सिटिंग टाइम में अरेंजमेंट। भी, उस टाइम में, हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वही काम। बोल रहा हूँ, पहले ये कि मेरे से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर हम्म, हो रहा है तो आप ये देखो कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। अगर आप हम्म, उस नॉर्मल सी पजल को प्रीलिम्स की पजल में ही आप 5-6 मिनट या 7 मिनट लगा रहे हो तो इसका मतलब आप स्लो हो। आपको हम्म, उस टाइम को 3 मिनट में 2.5 मिनट तक लेके जाना, इवन 2 मिनट तक लेके जाना, ये मान लो, क्योंकि तब आप उसमें जो भी है। 5 क्वेश्चन होंगे तब वो बात है। अगर एक ही क्वेश्चन में तो बिल्कुल आप 35 सेकंड मिलेंगे, 30 सेकंड मिलेंगे, वो चीज़ वो। बिल्कुल। तो वो वाली चीज है कि आपको ये इसका सोल्यूशन एक ही है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे जितनी करोगे जितनी, मतलब सेम क्वेश्चन से आप, वही वाली बात है, सेम क्वेश्चन से आप 100 बार निकलोगे तो आपको पता हम्म, है कि मुझे किस तरीके से इस क्वेश्चन में घुसना है और कैसे बाहर निकलना है। हम्म, पजल का जो डेटा है उस डेटा को नोट प्रॉपरली कैसे करना है। नोट हम्म, करने के बाद मेरा जो फर्स्ट स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेप होगा पजल में घुसने का, वो क्या होगा, वो पहली बार में नहीं आएगा, फर्स्ट डे नहीं आएगा, वो आप उस चीज को मल्टीपल टाइम्स करोगे तब ही आएगा। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं। हम्म। और एक ये भी चीज है कि बैंकिंग में अब देखो, एक पैटर्न फिक्स है, उस फिक्स पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये एक एडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज भी ये है कि देखिए, इतना फिक्स जब पैटर्न होता है ना, तो हर साल देखो कट ऑफ ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, तैयारी कर रहे हैं, सीटें लिमिटेड है, पिछले साल वाले बच्चे भी अब तैयारी करते करते और उस कट ऑफ को ऊपर लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतने ही टॉपिक आएंगे, इतनी ही चीजें आएंगी तो आपका आसान हो जाएगा। आप अभी आरआरबी का जो रिजल्ट आया था पिछला, कुछ था मेरे को ध्यान है, आपने बताया था कि 80 में से 70 कट ऑफ जा रही थी वहाँ पे। तो इस तरीके से कट ऑफ जा रही है, तो उसके लिए डिमोरलाइज भी नहीं होना है, और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग तो लगेगी, और प्लानिंग तो शायद आज के समय पे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बिना स्ट्रेटेजी के आप उसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बहुत देखो बेरोजगारी है। स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में जो आपने वो मोरल वाली बात करी, देखो डीमोरलाइज तो होना ही नहीं है। मतलब डीमोरलाइज होके तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, मतलब खुद का ही फिर तो करो ही कॉन्फिडेंस मत, लो हाँ, वो करना। वाली बात फिर है। आप करो मत, फिर आप करो मत। अगर आप बार बार हर दूसरे दिन ये सोच रहे हो ना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और हम्म, मतलब मैं रह नहीं जाऊं, प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, मेंस क्लियर होगा नहीं होगा, मेरी प्रिपरेशन इतनी है उतनी है, आप खुद पे ही सेल्फ डाउट करोगे। इतने क्वेश्चंस हर दूसरे दिन अगर आप खुद पे ही ले आओगे तो आप प्रिपरेशन क्या ही करोगे। मतलब आपको मोटिवेटेड तो रहना ही है, और मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं, आप खुद से ढूंढो। सीधी सी बात ये है, आप खुद खुद के अंदर से ही मोटिवेशन अगर आप ढूंढ रहे एक हो तो इससे सवाल बेस्ट जो कुछ मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि अभी आपका हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो वो नहीं। प्रोसेस के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कई बच्चे क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से को लेकर ना बड़े वो हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मेरा ये चाहिए, कितना मुश्किल होगा प्रोसेस, उसके बाद मुझे निकाल तो नहीं देंगे, इस डॉक्यूमेंट को नहीं मैं नहीं किस नहीं, तरीके से ऐसा रखूँ, ये ऐसा वाला जो ऐसा कैसा कुछ भी रहता नहीं है? है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैंने खुद टेलीग्राम पे काफी लोगों की क्वेरी है इससे रिलेटेड। मेरा मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शायद सबसे पहले हुआ था हमारे जोन में। तो हम्म, उसके बाद काफी लोगों की क्वेरीज आई थी, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये फॉर्मेट चलेगा नहीं चलेगा, मेरे ये मिसिंग है ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एचआर जो है वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आप किसी भी जोन में जाएंगे
एचआर आपको वहां पे सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। आप सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हो। आपके अगर आपने मेंस या फिर अगर आप पीओ दे रहे हैं तो अगर आपने इंटरव्यू, मतलब आप अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम है तो आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा इन सेंस अगर आपके मार्कशीट ही गायब हैं, आपके आपकी डिग्री ही गायब है, या आपकी डिग्री में ही बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप ऑलरेडी ये मान लो आप एम्प्लॉय हो बैंक के। बाकी हाँ। डीवी का प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है। एचआर वहाँ पे इतने कोऑपरेटिव होते हैं। आपके अगर कोई चीज, आप कोई फॉर्म भूल गए, आपको कुछ भी हो गया, आप फोन से मंगा लो, आपके वहाँ पे वो प्रिंट आउट तक निकाल के देते हैं। और जो इतना। एक जो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं दूसरे स्टेट्स में भी फॉर्म भरते हैं, तो उनको जो लैंग्वेज का जो बैरियर रहता है कि लैंग्वेज का रिलेटेड अफेयर्स होता है, वो पूछते हैं उसका क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके का वो एग्जाम लेते हैं, उसका भी आप थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ताकि उनको देखिए आइडिया रहे कि लैंग्वेज, जब वो हाँ, होता कैसा है process। लैंग्वेज देखिए है, मैंने खुद, मेरा खुद भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो हुआ था, क्योंकि मैंने जो है अदर स्टेट से फिल किया था। तो जो मेरा एलपीटी हुआ था, बहुत देखो लीनियंसी इनकी हर जगह रहती है, मतलब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहेंगे, इतना इतना ज्यादा, मतलब ये मान लो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होती है ये सारी चीजें। मतलब अगर आपको बेसिक भी लैंग्वेज वहाँ की आती है, अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग कर पा रहे हैं, आप हम्म, 5-6 लाइन का आपसे इंट्रो पूछ लेंगे उस लैंग्वेज में, आपसे हम्म, उसी 5-6 लाइन को लिखवा के देख लेंगे उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और आपसे हम्म, न्यूज़पेपर रीडिंग करवा के देख लेंगे। मतलब बेसिक रहेगा, लीनियंट रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे नहीं। और ये मान लो मैंने आज तक नहीं देखा, या फिर आज तक का रिकॉर्ड है कि एलपीटी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, उसमें एक भी कैंडिडेट को फेल नहीं किया आज तक, ये रिकॉर्ड है। हाँ। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही मुंह उठा के चलो, थोड़ा सा ऐसे प्रिपरेशन तो करके बिल्कुल, जानी वो चाहिए। तो देखो देखो नहीं तो ऐसा है, अगर आप देखो सीधी सी बात है, कस्टमर डीलिंग है बैंक में, आपको कस्टमर इंटरेक्शन होगा। तो हम्म, हमारा जो एलपीटी है उसमें एक जो कैंडिडेट है उनके साथ थोड़ी सी, मतलब उनकी उतनी अच्छी नहीं थी वो वाली लैंग्वेज, तो हम्म, उनको बहुत अच्छे से समझाया एचआर ने कि आप खुद सोचो, आप वहाँ बैंक पे बैठे हो, आप मान लो कैश काउंटर पे हो, आपके हम्म, सामने कस्टमर आया, उसने आपको उसकी लैंग्वेज में बोला 1 लाख रुपए, आप उस चीज को समझ के 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, इस तरीके से कुछ। तो हम्म, मतलब पैसों का मामला है, आप बैंक में हैं, और तो अगर आपने कोई इतना बड़ी कोई फॉल्ट कर दिया, तो वो जो अमाउंट है वो किसकी जेब से जाएगा? वो क्लर्क की जेब से ही जाएगा, जो एम्प्लॉय है उसकी जेब से जाएगा, तो उन्हीं का ही नुकसान है। तो सीधी सी बात है, लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है, और आपको सीखनी उतनी तो पड़ेगी एटलीस्ट। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिल्कुल लोकल्स होते हैं जिनको नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। आप उनको बोल नहीं सकते कि आप मेरी बिल्कुल भाषा में बात बिल्कुल करो। बिल्कुल, तो आपको एटलीस्ट बेसिक तो आनी चाहिए। आप जैसे बैंक में जा रहे हो तो आपको नंबर्स, जैसे डिजिट्स हो गई, और बेसिक हम्म, जो कम्युनिकेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं कि इधर आओ, आओ जाओ, बैठो, ये आपको आने चाहिए इतना तो। और वो जो बोल रहे हम्म। हैं वो आप समझ पाओ इतना, हाँ, और आपको वो कोई भी एक बहुत चीज ज्यादा। शायद हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, तो आप सीधा अगर उड़ीसा का ही भर दोगे तो आपको उड़िया इतनी जल्दी तो आएगी नहीं, है ना। तो और हो सक वही कोशिश यही रखनी चाहिए आप कि हाँ, हिंदी के आसपास की लैंग्वेज है, जो जहाँ रहता हाँ, है उसके आसपास का वही, तो कुछ तो रहे। हाँ, नहीं, आप उड़ीसा से भी भर रहे हो तो आप इस चीज को आप अवेयर होने चाहिए ना, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने उड़ीसा से भरा है, तो मैं हम्म, एटलीस्ट इसकी 4 महीने 6 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। हाँ, सीधी सी बेसिक बात है, बोलना आपने जिस हाँ, हम्म, आप उस चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बुरा नहीं है, आप भर दो, भले फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अवेयर हो इस चीज से कि भाई मुझे उड़िया सीखनी है, तो आप पहले से प्रिपेयर करो। आप लास्ट के 10 दिन में नहीं कर पाओ। तो हर चीज है, मतलब आप हर चीज का पॉइंट है कि कहाँ से फॉर्म भरना है, वहां से लेकर किस तरीके से अपने 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 स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना, सारी चीजें। बिल्कुल। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप बता दीजिए कि किस तरीके से एक जो नॉर्मल एस्पिरेंट है बैंक का, उसको कुछ 4 या 5 पॉइंट जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, आइडिया हो, जो क्या होते हैं गोल्डन देखिए, रूल्स कुछ। गोल्डन रूल्स तो यही है कि आप आकलन बोलते हैं ना, जैसे एनालिसिस करो, आप पहले आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप पहले देखो कि आपको सही में प्रिपरेशन करनी है नहीं, सही में आपको वो जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको बस टाइम पास के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो वाली चीज आप पहले सोचो। अगर आपको हम्म, सही में वो जॉब चाहिए, तो ये जो बैंक के एग्जाम्स हैं, मुझे नहीं लगता 1-1.5 साल से ज्यादा, या इवन जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो 2 साल से ज्यादा टाइम लगना चाहिए इसमें। तो हम्म, आप उसमें एनालिसिस करते रहो, टाइम टू टाइम एनालिसिस। जैसे आप आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, तो आप तो देखो कि आप, आपकी जो मैथ्स जो बहुत वीक थी, वो 4 महीने बाद कोचिंग लेने के बाद, ये सब करने के बाद कितनी स्ट्रांग हुई। और एनालिसिस का बेस्ट तरीका हमारे पास मॉक टेस्ट है।
मॉक टेस्ट जैसी चीज तो है ही नहीं है। मान लो आप मॉक टेस्ट इवन 2-3 वेबसाइट, जितनी वेबसाइट से ले सकते हो आप लो। मैंने एक वेबसाइट से ही लिया क्योंकि मेरा उसमें काम हो गया। लेकिन आप देखो, अगर आपको लग रहा है, आप मॉक टेस्ट पे आप ये मान लो कि अगर आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं तो आप करिए। वो आपका बेस्ट एनालिसिस देते हैं, आपको हम्म, परसेंटाइल पता चलेगी। तो टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देते रहो, टाइम टू टाइम टेस्ट दो, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उसके हम्म, बाद देखो, मेंटल जो है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, सेल्फ डाउट नहीं आने चाहिए। आपका सिर्फ एक ही फोकस रहना चाहिए कि मुझे ये मेरे सामने एग्जाम है, इस एग्जाम को क्रैक करके मुझे इस बैंक में या जो भी आप एग्जाम की कर रहे हैं वहां मुझे जॉब चाहिए। उसके अलावा आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं आने चाहिए कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फैमिली ये वो पड़ोसी क्या बोलेंगे। सब ये सब फालतू बात है, ये सब सोचेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। और एक दो चीज और, जैसे कि एक जो मुझे लगता है कि मतलब 3 साल 4 साल, अगर आपने दो, जैसे मैंने बोला ना कि बैंक क्लर्क और पीओ की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल मैक्स है। 2 साल से ज्यादा अगर आपका लग रहा है ना, तो आप सोलली इस पे डिपेंडेंट मत रहो कि आप, लोग क्या है इससे अटैच हो जाते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है इमोशनली अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट ही होके बैठ जाते हैं कि यही मेरी लाइफ है। तो मेरा ये है कि ये लाइफ नहीं है, जो एग्जाम्स है ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है। लाइफ इससे बहुत ऊपर है, इससे बहुत अलग है। तो अगर आपका 2 साल तक अगर आपकी फुल प्रिपरेशन थी, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ करने लग जाओ लाइफ में। कोई जॉब, पार्ट टाइम जॉब या प्राइवेट सेक्टर, कुछ भी, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। आपको फिर से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। 2-3 घंटे हम्म, 4 घंटे की आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा तो आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। हम्म। लेकिन कंप्लीटली इस पे 4-4 साल 5-5 साल तक मैंने देखे हैं डिपेंडेंट रहना, ये चीज मुझे सही नहीं लगती। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। तो थैंक यू कमल, एंड आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी सक्सेस के ऊपर। और होपफुली आप जो अपनी जॉब है उसको एंजॉय करेंगे, और चैनल के साथ तो आप जुड़े रहेंगे ही, उसमें कोई दो राय है नहीं। और आने वाले समय में सर वीडियोस भी लेके आएंगे, क्योंकि अब उनका ये काम तो हो चुका है, तो बाकी तो पूरे टाइम में यही करेंगे। तो आप सभी को थैंक यू। थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि कुछ मैं, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो छोटी सी सक्सेस स्टोरी है उसको मैं शेयर कर सकूं बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। और बाकी क्योंकि चैनल तो है ही है हमारा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस चैनल से जुड़िए, आप देखिए देखिए सुमित सर अपना कंप्लीटली डेडिकेटेडली वीडियोस के लिए लगे हुए हैं। और मतलब हर हफ्ते हफ्ते में 3 दिन 3 वीडियो 4 वीडियो आते ही हैं कंटिन्यू। डेडिकेटेडली सुमित सर इसमें लगे हुए हैं। तो आप इस चीज़ से जुड़िए, और हिस्ट्री के देखो अपनी प्लेलिस्ट हुई पड़ी है, आप उस चीज़ को करिए, देखिए। अच्छा लगे तो आप इस वीडियोस को शेयर भी करिए अदर स्टूडेंट के साथ। बाकी मिलते हैं बाकी वीडियोस में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।